हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के 10 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाने की संभावना है। इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। आप हमारे यदि टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो उसे जाकर आपको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्त, तो चलिए इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों को आपको क्लास में ही याद करा देंगे। ठीक है दोस्त, तो देखिए पहला जो प्रश्न लिखा है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। देखिए वाक शक्ति मतलब क्या होता है दोस्त, तो वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। वाक शक्ति मतलब क्या होता है, बोलने की शक्ति। अभी जिस प्रकार हम बोल रहे हैं क्या है, यह हमारे बोलने की शक्ति है। न होती मतलब हम अगर नहीं बोल पाते तो क्या होते, तो नहीं बोल पाते हैं तो चुपचाप क्या शांत रहते। क्या रहते दोस्तों, शांत रहते, कुछ नहीं बोलते, जिधर मन तिधर क्या हम पड़े रहते। यही हमारे साथ होता है। सभी प्रश्नों का उत्तर अपने रूप में लिखना है, लेकिन कुछ ऐसे भी लिखना है जिससे लगे कि हाँ किताब में पढ़े हैं आप, किताब की तरह थोड़ा सा भाषा मिला देना है। तो इस प्रश्न को लिखने के लिए आपको क्या करना है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो हम गूंग गूंग बनकर रहना पड़ता। गूंग बनकर देखिए जैसे चुपचाप सब कोई है, उसी प्रकार का आपको भी रहना पड़ता है। जिस प्रकार गूंग व्यक्ति का जीवन रहता है उसी प्रकार सबका जीवन हो जाता है यदि वाक शक्ति किसी में ना होती तो। हम दूसरे को ना बता नहीं सकते थे कि अपना दुख सुख, हम एक दूसरे से सहायता नहीं नहीं पाते, मानो कि हम लुंज पुंज कोने में बैठा दिए होते। तो देखिए दोस्तों इसे क्या समझे। देखिए आपको इस प्रश्न का उत्तर किस तरह लिखना है कि यदि हम में वाक शक्ति न होती तो हम मानो क्या गूंग बने रहते। हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरे पास नहीं बता सकते, हम सुख दुख नहीं बांट सकते थे। इस तरह आपको क्या इस प्रश्न का उत्तर लिख देना है। तो क्या ये लिख सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्त, तो हम अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या मत है। तो देखिए बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन ने क्या मत दी है, क्या मत दी है। तो देखिए एडिसन साहब ने बताया कि इसके अनुसार व्यक्ति के साक्षात्कार होता है, मतलब इनके अनुसार इन्होंने बताया कि बोलने से ही व्यक्ति का साक्षात्कार होता है, अर्थात गुणों का पता चलता है। नहीं समझा तो देखिए बेन जॉनसन को आपको चुपचाप लिख देना है कि बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत के संबंध में उन्होंने बताया कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार होते हैं, बोलने से ही व्यक्ति के बारे में पता चलता है। साक्षात्कार मतलब उनके बारे में क्या पता चलता है कि वह व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, गुण कैसा है। आपका बाहरी चेहरा देखकर नहीं बताया जा सकती आप कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, जब तक आप बोलेंगे नहीं। यह किसने कहा था, तो बेन जॉनसन ने कहा था। एडिसन ने क्या कहा था, तो एडिसन आपको याद रखना है कि एडिसन बोले थे कि असल बातचीत दो लोगों के बीच होती है। मतलब देखिए दो गो व्यक्ति है, एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, इन दोनों के बीच ही खुल्लम खुल्लम बातचीत, मतलब यह अपने मन का भाव इससे बता पाएगा, यह मन की बात अपने इससे बताएगा। क्यों बता पाएगा, क्योंकि इसमें कोई तीसरा व्यक्ति नहीं रहेगा। तीन गो व्यक्ति रहेगा तो तीसरा का व्यक्ति जाकर किसी से कहिए देगा, इसलिए दो व्यक्तियों में ही असल बातचीत करनी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्त, तो यानी आपको कोई भी सीक्रेट बताना होगा तो दो दोस्तों में ही बताइएगा, ज़्यादा दोस्त में बताइएगा तो से हो जाएगा काम। ठीक है, और एडिशन क्या बताए हैं कि असल बातचीत दो लोगों के बीच होती है। असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है, दो। देखिए सिंपल रूप से आपको परिभाषा, लेकिन 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको ज़्यादा नहीं लिखने का कठिनाई करना है। ठीक है दोस्तों, आपको जितना हो सके कम में लिख देना है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन एडिशन के क्या मत है, आपको क्या आप लिख सकते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दिए। ठीक है दोस्त, तो हम आगे बढ़ लेते हैं। अब हमारा 3 नंबर प्रश्न आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। तो देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होती है, बात करने की कला होती है। यह कला कहाँ के लोगों में, यह भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो यह कला लोगों यूरोप के लोगों में, कहाँ के लोगों में, यूरोप के लोगों में। बात करने की क्या है, यह कला है। बात करने की क्या है दोस्तों, बात करने की कला है। ठीक है, इसी को आपको क्या कर देना है, लिख देना है। देखिए यूरोप में बातचीत के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है दोस्त, यूरोप में क्या ये बातचीत का एक हुनर है। हर कोई दूसरे के मन पर चोट पहुंचाए बिना अपने बात रखता है, इसे सुहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है। मतलब देखिए इस तरह बात करने को क्या कहा गया है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो सुहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है। मूलतः पूरा शिष्ट, देखिए क्या लिखा है यहाँ, देखिए मूलतः हमारा देखिए थोड़ा पेन पतला कर, मूलतः पूरी शिष्टा विनम्रता शीतलता आदि के साथ बात करनी
की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जिनमें किसी भी मन का आहट नहीं होता है। देखिए यहाँ पर इतना आपको नहीं लिखना है, आपको कितना लिखना है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, तो आपको बस इतना लिखना है कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने की हुनर को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। और इसमें क्या बातचीत काफ़ी अच्छी तरह से की जाती है, जिससे लोगों के मन में चोट ना पहुंचे। खाली इतना लिख देना है, ठीक है दोस्तों, ये इतना आपको याद नहीं करना है, ठीक है। हम जितना बोले उतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब 4 नंबर प्रश्न क्या आ जाता है कि देखिए लिखा गया है कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलाना क्या था। तो देखिए उसने कहा था, कहानी जब पढ़े थे हमने तो उसमें लहना सिंह के बारे में बताया था और तुर्की मौलाना भी था। तो देखिए ये तुर्की मौलाना क्या कहता था कि एक जर्मन जो पंडित होते हैं, जर्मन लोग क्या है, बड़े पंडित हैं। जर्मन लोग क्या है दोस्तों, वो बड़े पंडित है, वो गौ हत्या नहीं करते हैं, वो भारत में आएंगे तो गौ हत्या रुक जाएगा। ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा तुर्की मौलाना बोलता था। तो इस प्रश्न को किस तरह आपको लिखना है, तो देखिए ध्यान दीजिए। तो तो मौलवी कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर वे विमान चलाने की विधा जान गए हैं, मतलब वो विमान चलाने मतलब जहाज चलाने जान गए। गौ नहीं मारते, हिंदुस्तान हिंदुस्तान में आ गए तो वे गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी में बनियों से कहता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला। यह सब क्या कौन करता था, तो तुर्की मौलाना करता था। इस प्रश्न का आपको उत्तर कैसे लिखना है, तो देखिए लाहना सिंह के गांव का जो तुर्की मौलाना था वो कहता था कि जर्मन लोग क्या है, बड़े पंडित है, वो क्या पढ़ गए हैं, तो वेद पढ़कर क्या विमान चलाना चलाना जान गए हैं। यह इतना आपको लिख देना है। और हो सके तो आपको मंडी के बारे में भी लिख देना है, ठीक है दोस्त। इतना यदि आपको लिख देते हैं आपका 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ लेते हैं। 5 नंबर कौन सा प्रश्न पूछा जाता है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो कवि जो हमने पढ़ाया था, कवि कवि जायसी जो है दोस्तों, अपनी आंख की तुलना दर्पण से करते हैं। किससे करते हैं, दर्पण से क्यों करते हैं, क्योंकि उनका जो आंख है वो जो एक दर्पण के स्वच्छ निर्मल और स्वच्छ है, जो दिखता है वही बताए। मान के चलिए आप दर्पण के सामने खड़ा हो जाएगा तो आप गोरे हैं तो गोरे दिखाई देंगे, काले हैं तो काले दिखाए, जैसन है तैसे ही लौकेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो उसी प्रकार उनकी आंख भी इसी तरह है, उनका आंख जो दिखता है वही दिखाता है, ठीक है। तो इसीलिए कवि अपने आंख को क्या कहते हैं, निर्मल और क्या कहते हैं, दर्पण बताते हैं। क्या बताते हैं, दर्पण बताते हैं। तो इस प्रश्न को उत्तर लिखना है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है, जिस तरह दर्पण निर्मल होता है, मतलब निर्मल तो स्वच्छ होता है, वह व्यक्ति का वास्तविक रूप दिखाता है। वास्तविक मतलब जैसा रहेंगे वैसा दिखाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार कवि ने अपनी आंख को निर्मलता के कारण दर्पण से बताया। मतलब आपको इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, तो देखिए जिस प्रकार दर्पण क्या होता है, निर्मल होता है, जो जो दिखता है वही दिखाता है, उसी प्रकार कवि ने अपने आंख को भी क्या बताया है, निर्मल और स्वच्छ निर्मल बताया है। निर्मल क्या दोस्तों बताया, इसलिए उन्होंने क्या दर्पण नाम दे दिया अपने आप को। क्या इतना आप लिख सकते हैं, एकदम अपनी भाषा में प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में क्या पूछा लिया जाता है, तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए। 6 नंबर प्रश्न क्या लिखे, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की। तो देखिए कवि जो मलिक मोहम्मद जैसी है, वह क्या बताए हैं कि किसके कारण इस जगत में अभी तक हमको क्या याद रखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमने जो इनकी रचना पढ़ी है, कड़वा कड़वा कहाँ से लिए गए, तो आपने पढ़ा होगा, हमने बताया है कि पद्मावत से लिए गए। इसी पद्मावत रचना के कारण कवि को हम क्या आज पढ़ रहे हैं, कवि को क्या कर रहे हैं दोस्तों, आज पढ़ रहे हैं। यदि ये इन्होंने यह रचना नहीं की होती तो इनके बारे में कौन जानता। महात्मा गांधी यदि यह बड़ा काम नहीं किए होंगे तो उनके बारे में अभी कोई नहीं जानता। मतलब जितने भी महान पुरुष है वो क्या एक महान कार्य किए हैं। तो इसी प्रकार मलिक मोहम्मद जैसे उन्हें पद्मावत की रचना की है, और इसी रचना के कारण इनको क्या जगत में क्या हमें अभी इनके बारे में जान है। यदि ये उन्होंने यह रचना नहीं की होती तो दोस्तों हम इनके बारे में पढ़ते तो कहिएगा नहीं पढ़ते। तो इसी रचना के कारण इन्हें जगत में क्या रखा गया, याद रखा गया है। तो बस इतना ही आपको आंसर में लिख देना है कि कवि ने अपनी इच्छा रचना अपनी अपनी रचना पद्मावत के द्वारा याद रखे जाने की क्या इच्छा व्यक्त की है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति का शरीर मरता है लेकिन उसकी कृति नहीं। देखिए बच्चों मलिक मोहम्मद जैसी क्या मर गए, मलिक मोहम्मद जैसी क्या हो गए, मर गए, लेकिन उनकी जो कृति है यह अभी नहीं मरी, पद्मावत अभी जिंदा है। जिस पर पद्मावत के पात्र मर गए हैं लेकिन उनकी कहानी अमर है। देखिए पद्मावत के पात्र कौन, जैसे हीरामन तोता, पद्मावती रानी जो थी, जो और सारे पात्र थे, ठीक है दोस्तों। तो जो भी पद्मावत में पढ़ेगा जायसी को 2 शब्द में याद रखेगा। मान देखिए इसमें आपको मूल रूप से आंसर क्या लिखना है
कि कवि ने अपनी रचना पद्मावत। देखिए दोस्तों, इसका मूल रूप से आपको आंसर क्या याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जैसी अपनी पद्मावत रचना के कारण ही अपने क्या इस जगत में इस का अपनी इच्छा व्यक्त की है, क्या याद करे जाने की। और इसका क्या कारण है यह भी आप लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा, क्योंकि उनका व्यक्ति का शरीर मरता है, कृति नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या इतना आप इसका आंसर लिख सकते हैं? तो हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। तो देखिए, हमारा 7 नंबर प्रश्न आपसे यदि पूछ लिया जाएगी कि रक्त के लय का क्या अर्थ है। तो देखिए, रक्त के लय का क्या अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, जो मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने इस कविता को रक्त की लय से जोड़ा है। रक्त की लय मतलब काफी क्या रो रो कर जोड़ा है, समझ नहीं है, अपने दर्द से जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, मतलब काफी इतना मेहनत करके जोड़ा है। ठीक है, इस रूप से आप याद रख सकते हैं कि रक्त के लय का अर्थ रक्त का गोंद होता है, अर्थात कवि ने कविता को रक्त के गोंद से जोड़कर अर्थात पूरे मन से लिखा है, मतलब पूरे अपनी जान लगा दी लिखने में। इस कविता को इतने प्रेम से लिखा है दोस्तों। इसका मूल रूप से आपके आंसर लिखते हैं, रक्त के लय का अर्थ क्या होता है। तो लय मतलब क्या होता है, गोंद। लय मतलब क्या होता है, गोंद, रक्त का गोंद हो जाएगा। इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, रक्त का गोंद। यानी कवि ने कड़वे जो पद्मावत कविता इसको क्या रक्त के गोंद से लिखा है। आपको इतना आंसर लिख देना है, और काफी मन लगा कर लिखा है, काफी अच्छी तरह से लिखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए, 8 नंबर प्रश्न पर क्या पूछा जाता है कि पद्मावत के किन किन पात्रों का वर्णन किया गया है। तो पद्मावत में हमने किन किन पात्रों का बताया था। तो रतन सेन, हीरामन तोता, अलाउद्दीन खिलजी और रावत चेतन और पद्मावती रानी, ये सभी क्या इसके पात्र थे। इन पात्रों को क्या कर लेना, आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यह भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब हमारा 8 नंबर पर क्या प्रश्न आता है, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कि श्री कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो देखिए, श्री कृष्ण जो थे दोस्तों, वो खाते समय क्या कुछ खाते थे, कुछ गिराते थे, नंद बाबा के मुख में भी लगा देते थे। यह सभी क्या काम करते थे खाते खाते। बस इतना ही आपको क्या लिख देना है। तो देखिए, श्री कृष्ण खाते समय कुछ खाते थे, कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, मतलब कुछ गिराते हैं, मिश्री दही और माखन को मिलाकर खाते हैं। यह भी आपको लिख देना है कि मिश्री दही माखन को क्या करते हैं, मिलाकर खाते हैं दोस्तों। और मुख में लगा लेते हैं, अपने मुख में भी लगाते हैं, और नंद जो बाबा नंद के मुख में भी लगा देते हैं। ठीक है, इसी प्रश्न का उत्तर आपको काफी अच्छे आसान प्रश्न में लिख देना है कि श्री कृष्ण खाते समय कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, अपने मुख में भी लगाते हैं, नंद बाबा के मुख में लगा देते हैं। बस इतना ही आपको क्या इस प्रश्न का उत्तर लिख देना है। ठीक है दोस्तों, और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। क्या इस तरह आप लिख सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिएगा। अब देखिए, 9 नंबर प्रश्न क्या पूछ लिए जाते हैं कि तुलसीदास की बिगड़ी कैसे बन जाएगी। तो देखिए, तुलसीदास की बिगड़ी बन जाने के बारे में बात की जा रही। तो देखिए, तुलसीदास जो है क्या किसके भक्त हैं। तो प्रभु श्री राम के भक्त। किसके भक्त हैं दोस्तों। तो प्रभु श्री राम के भक्त थे। तो देखिए, वह जो है वह किस तरह से उनकी बिगड़ी बन जाएगी, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, माता सीता से क्या वह निवेदन करें, यदि माता सीता उनके दुख को किसको बता देगी, प्रभु श्री राम को बता देगी, तो उनकी बिगड़ी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। क्योंकि प्रभु श्री राम कृपालु है, दयालु है, और इनकी जो दीन दया है, इनकी जो जो हमारे तुलसीदास की खराब स्थिति उसको देखकर क्या दयालु हो जाएंगे, और इन पर क्या कर देंगे, दया कर देंगे, जिसके कारण हमारा इनका कल्याण हो जाएगा। दया मतलब सीआईडी वाला दया नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए, तुलसी की बिगड़ी तब बन जाएगी जब माँ सीता उनके जीवन के दर्द को प्रभु श्री राम के बताएगी, मतलब जीवन में दर्द चल रहे तुलसी जी के, किसको बता देगी, प्रभु श्री राम जी को। ठीक है, और प्रभु ठीक है, प्रभु श्री राम कृपालु हैं, दयालु हैं, और इनके ऊपर दया को दिखाकर तुलसी की बिगड़ी क्या बना देंगे। ठीक है दोस्तों, बन जाएगी। इस तरह आपको क्या इस प्रश्न का उत्तर लिख देना है। तो क्या सभी प्रश्नों को हमने काफ़ी आसानी तरह से आपको याद हो गया होगा क्लास में, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हुए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं।